वेलकम एवरीवन। तो एलडीसी के वाइस प्रिंसिपल पेपर के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे उसमें यूनिट 1 से लेके 5 तक ये जो 80 क्वेश्चंस की मैराथन, इसमें 40 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और आज पार्ट 2 है, इसमें हम 41 से लेके 80 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। हमारी पेडागोजी की जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे ड्राइव में अपलोडेड हैं। अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजेश पुट्स हिमसेल्फ डाउन ऑल द टाइम। राजेश अपने आप को हमेशा ही डाउन, खुद को नीचे रखता है। ही इज़ ऑफन नेगेटिव एंड हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द गिवन टास्क। और उसको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपनी एबिलिटी पे कि वो कोई भी काम है उसको सफलतापूर्वक कर पाएगा या नहीं। राजेश इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग, तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पर? क्लिनिकल डिप्रेशन, इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता, पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल, खराब समय प्रबंधन या लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्म सम्मान। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब पढ़ाया था तो बिल्कुल अच्छे से बताया था कि लो सेल्फ एस्टीम वाले भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पे पोज करें और यहाँ से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। Question number 42. Assertion A. Inclusion as a philosophy cannot be discussed until it is situated in the context of diversity. Inclusion को एज ए फिलोसफी, दर्शन शास्त्र हम डिस्कस नहीं कर सकते जब तक आप इसको डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखेंगे। ठीक है। The scope of diversity widens as marginalized social groups are a variety of strategies to make their issues acknowledged and accepted by the society। जो विविधता का दायरा है जो विस्तृत हो जाता है, तो ये सामाजिक समूह अपने मुद्दों को समाज द्वारा स्वीकृत और स्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ हैं। ठीक है, अब इन दो सेंटेंसेस पे हमें एक आंसर जो है चूज़ करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू, एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। और ये जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर ट्रू और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, या ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो, इंक्लूजन को एक फ़िलॉसफी के रूप में इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये जब तक आप इसको डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखोगे। लेकिन डाइवर्सिटी कहती है कि मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज टू मेक देयर इश्यूज़, कि उनके इश्यूज़ जो है वो एक्नॉलेज हो जाए और सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर ले। तो ये इसका रीज़न प्रॉपर तो नहीं है कि डाइवर्सिटी को क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए, कि इसमें वाइडेंस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बात तो दोनों ही ठीक है, लेकिन ये आर जो है ना इसकी एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर प्रोमोटिंग लर्निंग अमंगेस्ट द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में लर्निंग को प्रमोट करने के लिए थ्रू कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद के थ्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। कौन सा इनमें से सही नहीं है? रिवर्सिबल थिंकिंग सही नहीं है, यानी प्रतिवर्ती सोच, क्रिटिकल थिंकिंग महत्वपूर्ण सोच, एसोसिएटिव सहयोगी सोच, या परसेप्चुअल थिंकिंग अवधारणात्मक सोच। तो यहाँ पे एसोसिएटिव थिंकिंग जो है ये सही रहेगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, बाकी ये तो अप्रोप्रिएट है। All right, let's move forward. Question number 44. Cerebral palsy is a type of। सेरिब्रल पाल्सी इनमें से किस प्रकार का एक डिसऑर्डर होता है ये? ठीक है, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग, लोकोमोटर, या मल्टीपल। बुद्धि से रिलेटेड होता है, सीखने से रिलेटेड होता है, लोकोमोटर होता है, या एकाधिक होता है। तो सिंपली ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है सेरिब्रल पाल्सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिनेरियो इन ए स्कूल क्लासरूम। एक स्कूल कक्षा में सबसे सही टीचिंग लर्निंग सिनेरियो सीन क्या है देखने के लिए? ठीक है, देर इज़ वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली वैन दे आंसर। सिर्फ स्टूडेंट्स की ही वॉइस रहेगी जब वो आंसर करेंगे। देर इज़ नो नॉइस इन द क्लासरूम, कक्षा में कोई शोर ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। देर इज़ वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स वैन देर इज सम डिबेट इन द क्लासरूम, कक्षा में बहस होने पर कुछ छात्रों की आवाज़ होगी। ठीक है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। देर इज़ वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स ओनली वैन दे आर एनकरेज टू क्वेश्चन, तो वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की ही आवाज़ होगी जब वो क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। ओनली वाला जो है ना, सिर्फ ओनली की सिर्फ स्टूडेंट्स की ही आवाज़ रहेगी, तो फिर टीचर कहाँ गया? तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाता है कि स्टूडेंट्स की वॉइस रहेगी। ठीक है, ओनली स्टूडेंट्स की नहीं रहेगी, टीचर की भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 46,
A school teacher wants his students to willingly take initiative to engage themselves in learning. एक स्कूल टीचर चाहता है अपने स्टूडेंट से कि वो इनिशिएटिव ले, अपने आप को एंगेज करने के लिए, जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर अपने आप को लगन रखें. द टीचर शुड प्रमोट इन द क्लासरूम. तो शिक्षक को कक्षा में किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए. अब यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक ये जो ब्लैंक इसको फिल कीजिए आप, रिक्त स्थान की पूर्ति. विकेरियस लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, प्रायोगिक ज्ञान, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या को सुलझाना, या रिसेप्शन लर्निंग. तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है, इनिशिएटिव लेने हैं उन्हें और खुद से अपनी लर्निंग जो है करनी है. तो यहाँ पे प्रायोगिक ज्ञान यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है यहाँ पर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 47. In a school classroom scenario, the term advanced organizers is associated with. एक स्कूल कक्षा में जो अग्रिम आयोजक हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, विकेरियस लर्निंग के साथ, मीनिंगफुल लर्निंग के साथ, या इंसिडेंटल लर्निंग के साथ. देखो इंसिडेंटल लर्निंग तो यहाँ पे नहीं होगा. विकेरियस लर्निंग होता है दूसरों को देख के सीखना या फॉलो करके सीखना. एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है अपने अनुभवों से सीखना. एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो अग्रिम आयोजक होते हैं वो क्या होते हैं. मीनिंगफुल लर्निंग उनकी होती है, सार्थक सीख इसमें आता है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 48. प्रकाश इज मोस्टली वरिड अबाउट वट अदर थिंक ऑफ हिम. प्रकाश हैज़. तो प्रकाश सोचता है कि दूसरे जो है उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो हमेशा इसी बात को लेके चिंता में रहता है. प्रकाश हैज़, तो उसमें से क्या है उसके पास. हाई ईगो, बहुत उच्च अहंकार है. रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ इन ए काइंड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक तरह के एकांतवास में खुद को उसने सीमित कर लिया है. लो सेल्फ एस्टीम है उसकी, या लो रेजिलेंस है, कम लचीलापन है. तो यहाँ पे उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है. वो हमेशा यही चिंता में रहता है अपने आप को, मतलब ये सोचते रहते हैं ना कि मतलब मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो कोई काम में पार्टिसिपेट नहीं करते उस चीज़ में. तो ये लो सेल्फ एस्टीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर. इन ए क्लासरूम लर्निंग सिनेरियो पनिशमेंट इज. कक्षा में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो पनिशमेंट जो है वो क्या है. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्सर्स. पनिशमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकती है. इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव री इन्फोर्सर्स. तो यहाँ पे ये नेगेटिव री इन्फोर्सर होती है. एंड विदड्रावल ऑफ पॉजिटिव इन्फोर्सर. तो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस है उसको यहाँ ये निकाल लेती है. इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी बिल्कुल नहीं. इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी री इन्फोर्सर्स एंड विड्रॉल ऑफ प्राइमरी री इन्फोर्सर्स नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा. नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो आती हैं इससे क्लासरूम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 50. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन एक्सेप्ट. जो मेंटली हेल्दी पर्सन है एक, ठीक है, वो मानसिक तौर से बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसमें से कौन सा उसमें से नहीं है. एक्सेप्ट कर्तव्य निष्ठा, कंसियसनेस, आर्टिस्टिक एबिलिटी, कलात्मक क्षमता, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता, एग्रीएबलनेस या सहमतता. तो ऑब्वियसली बी जो है उसमें नहीं होगी. आर्टिस्टिक एबिलिटी का कुछ नहीं है. देखो जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है या स्वस्थ होता है ना, वो उस इमोशनली स्टेबल होगा, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ होगा, कॉन्शियसनेस होगी उसके अंदर, एग्रीएबलनेस होगी, सहमतता होगी, ठीक है. बट ये जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है ये तो एबिलिटी हो गई ना, ये एक तरीके की स्किल हो गई. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये इसके अंदर नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 51. इन व्हाट सेंस टीचर प्रोवाइड्स मेंटर लीडरशिप. किस अर्थ में जो टीचर है, शिक्षक है, वो परामर्शदाता होता है. ही यूजेस हिज मेंटल कैपेसिटीज़ फॉर टीचिंग. वो शिक्षण के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है. वो तो हमेशा ही करता है, चाहे वो एज ए लीडर हो, चाहे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो, वो तो हमेशा करता है. ही इम्पार्ट्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स. वो भी एज ए टीचर वो देता ही है. तो मेंटरशिप की कहाँ से बात आ गई, मेंटरशिप के लिए देखना है. ही इम्पार्ट्स लाइफ स्किल टू स्टूडेंट्स. वो जीवन कौशल प्रदान करता है, ठीक है. ही इन्फ्लुएंसेस हिज लर्नर विद हिज ओन मेंटल एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर. यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है कि वो अपने शिक्षार्थियों को, अपने लर्नर्स को अपनी कैपेसिटी से, नॉलेज से, स्किल्स और कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस करता है, कि उसके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा और उससे इन्फ्लुएंस होकर स्टूडेंट्स कुछ सीखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52.
For developing team spirit and cooperative learning among the students, which best option a teacher should adopt? अब टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग यानी आपस में सहयोग करके जो अधिगम होता है उसको डेवलप करने के लिए एक टीचर को क्या विकल्प जो है इनमें से अपनाना चाहिए? आस्किंग देम टू फॉलो द रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर टीम वर्क। अब उन्हें जो लिखित निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहोगे आप, और उन्हें कहोगे आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले आपस में आप चर्चा करो। कंडक्ट ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट, ग्रुप जो समूह आधारित परियोजनाएं से रिलेटेड गतिविधियां हैं वो आप उन्हें देंगे। कंडक्टिंग फील्ड विजिट का आयोजन करेंगे। अब फील्ड विजिट में तो पूरी क्लास, टीचर और स्टाफ भी साथ जाता है। तो यहाँ पे टीम लर्निंग को, हमें टीम स्पिरिट को जागू करना है, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, ए टीचर शुड बी लाइव एंड फ्रेश बिसाइड बिकमिंग ए लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक टीचर को एक शिक्षार्थी बनने के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? उसे लाइव होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, मतलब उसे जीवंत और तरोताज़ा होना चाहिए। हु सजेस्टेड दिस? ये सुझाव जो है किसने दिया इनमें से? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, या NEP 2020 ने? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है उन्होंने ये सुझाव दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, ए टीचर इज लाइक ए बर्निंग लैम्प। एक टीचर जो है, शिक्षक एक जलते दिए के समान होता है। लाइटनिंग अदर्स एंड लर्निंग हिमसेल्फ, जो दूसरों को प्रकाशित करता है और स्वयं सीखता रहता है। दिस आइडिया वॉज गिवन बाय, ये जो आइडिया है ये किसने दिया? कृष्णमूर्ति ने, S राधाकृष्णन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या स्वामी विवेकानंद ने? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर लिख लीजिएगा, S राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो स्टेटमेंट है ये दी है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एक विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार करना किसका उत्तरदायित्व है? सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का है? बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा था कि इसमें बाकी लोग भी अपना सहयोग देते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रशासक है और जो प्रधानाचार्य है सिर्फ वो। प्रिंसिपल, टीचर्स एंड पेरेंट्स, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंदर पेरेंट्स की भी भागीदारी होती है, उनके भी व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं, वो बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें स्कूल डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ओनली स्कूल टीचर, जहाँ पे ओनली आ गया वो ऑप्शन तो गलत हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है प्राचार्य, शिक्षक एवं अभिभावक, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एक जो विद्यालय विकास योजना है, कौन उसमें अधिकतम जो योगदान है वो दे सकता है? एन एक्सपीरियंस स्कूल इंस्पेक्टर, एक अनुभवी स्कूल निरीक्षक, एमएड डिग्री होल्डर जिसके पास एमएड डिग्री है, ऑफिशियल ऑफ प्रिंसिपल एसोसिएशन, जो प्रिंसिपल एसोसिएशन है वहाँ के वो जो अधिकारी हैं वही देंगे, सीनियर स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड पेरेंट्स। तो ऑफ कोर्स सीनियर्स जो टीचर्स होंगे वो भी देंगे, प्रिंसिपल भी देगा और पेरेंट्स भी देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान इंक्लूड्स। एक जो विद्यालय विकास परियोजना या योजना होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? डेवलपिंग एक स्कूल कैलेंडर, बिल्कुल होता है, स्कूल कैलेंडर होना चाहिए। मेकिंग ए लिस्ट ऑफ हॉलीडेज इन ए ईयर, बिल्कुल होता है, जब हमने पढ़ा था स्कूल डेवलपमेंट प्लान तो उसके अंदर बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मेकिंग स्कूल टाइम टेबल, ये भी आता है। रेशनल यूज़ ऑफ बजट प्रोविजंस, बजट के जो प्रावधान है उनका तर्क संगत उपयोग। थिंकिंग एंड डिसिसिव वेज ऑफ डेकोरेटिव क्लासरूम, की किस तरीके से जो क्लासरूम है उनको डेकोरेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे और यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ए भी सही है, बी भी सही है, सी और ई भी सही है, ठीक है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर ही आते हैं। जो बजट वाला है ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान से थोड़ा सा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। फाइंड द ओड वन आउट, टी यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। विषम चुनो इनमें से, पेडागोजी, ऑटागोजी, एंड्रागोजी या ओंटोलॉजी। क्या करेक्ट होगा इसमें से? देखो कितना हटके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो ओंटोलॉजी है ना ये अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59,
द बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन बी। जो कम्युनिटी के यानी जो समुदाय है उसके संसाधन का जो उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू डोनेट जनरसली टू स्कूल। भाई पेरेंट्स को कहिए आप कि आप स्कूल के लिए कुछ उदारता से दान दें। आस्किंग पेरेंट्स टू विजिट द स्कूल फ्रिक्वेंटली। उनसे कहें कि आप स्कूल में विजिट करिए। आस्किंग रिच पेरेंट्स टू डोनेट बुक्स टू स्कूल नहीं। आस्किंग पेरेंट्स टू शेयर देयर लाइफ इवेंट्स एंड स्किल्स विद लर्नर्स एंड टीचर्स। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पेरेंट्स से या फिर जो भी कम्युनिटी के अंदर रिसोर्सेज है वो अपने इवेंट स्किल्स और लर्नर्स और टीचर्स के साथ शेयर करें। और जब हमने कम्युनिटी एज ए रिसोर्स ऑफ लर्निंग पढ़ा था तो उसमें काफ़ी डीप में पढ़ा था कि क्या क्या रिसोर्सेज जो है एक कम्युनिटी शेयर कर सकती है। एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है, जो बड़े होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए टीचिंग स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी एक टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं हो सकती? माइक्रो टीचिंग, एंश्योर ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, के सभी छात्रों की शानदार सफलता जो है आप सुनिश्चित करेंगे, तो ये तो टीचिंग स्ट्रेटजी है। टीचिंग टॉपिक्स अदर देन सिलेबस, सिलेबस के अलावा भी आप टीचिंग जो टॉपिक्स हैं वो टीच कर रहे हैं। यूजिंग प्लीजेंट टोन इन क्लास, और कक्षा में मधुर स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेटजी है, ये भी स्ट्रेटजी है, और ये भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो टीचिंग। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर की में वो माइक्रो टीचिंग ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ए गुड टीचर शुड नॉट नेसेसरली बी। एक जो अच्छा टीचर है उसे क्या नहीं होना चाहिए, मतलब आवश्यक रूप से क्या नहीं होना चाहिए? रिसोर्सफुल, साधन संपन्न, इनोवेटिव, अभिनव, हम्बल, विनम्र, या नॉलेजेबल, जानकार। देखो टीचर जो है नॉलेजेबल तो बिल्कुल होना ही चाहिए, रिसोर्सफुल, साधन संपन्न, इनोवेटिव, इनोवेटिव बिल्कुल होना चाहिए, सी हम्बल। तो आवश्यक रूप से ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम्बल हो। ठीक है, जो आंसर की में इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि वो हम्बल नहीं होना चाहिए, विनम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसे डांटना पड़ सकता है स्टूडेंट्स को। अब देखो नॉलेज चाहिए, इनोवेटिव चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए वो टीचिंग के लिए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डज नॉट इंक्लूड। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, परिवर्तनकारी नेतृत्व है, जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसके अंदर जो लीडर होता है वो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो रखता है। तो इसके अंदर क्या नहीं होता? विजन नहीं होता, विजन सेटिंग, डायरेक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, दृष्टि, दिशा निर्धारित करना और पुनर्गठन जो है इसके अंदर नहीं होता। स्ट्रिक्ट फॉलो अप टू कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, उनका अनुपालन कड़ाई से करवाए वो। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होता इसमें। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। सेटिंग क्लियर अचीवेबल एजुकेशन गोल्स, ये भी करेगा। एश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ये तो अलग से टॉपिक दिया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी एश्योर करना है, पार्टिसिपेट करना है उन्हें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो है ईसीसी के लिए ये कब डेवलप किया गया, सॉरी ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनसीटीई ने, आरसीई ने, एनसीईआरटी ने ना, या फिर यूजीसी ने? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है एनसीईआरटी, ये करेक्ट हो जाएगा, और एनसीईआरटी ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कौन सा लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आएगा इनमें से? एडजस्टमेंट, समायोजन, गाइडेंस, सलाह, काउंसलिंग, काउंसलिंग आएगा, या बोथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों? तो डेमोक्रेटिक में डेमोक्रेटिक जो है उसके अंडर तो काउंसलिंग आएगा, गाइडेंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नियर टू द आइडिया ऑफ शेयरिंग रिसोर्स अमंग स्कूल्स। जो स्कूल हैं उनके बीच में रिसोर्सेज जो है वो साझा हो रहे हैं, तो कौन से आइडिया के पास है ये? कम्युनिटी स्कूल नहीं, कॉमन स्कूल, नेबरहुड कॉम्प्लेक्स, पड़ोस का परिसर, या स्कूल कॉम्प्लेक्स। देखो एक स्कूल का जो नेबरहुड होता है ना उसके अंदर तो कम्युनिटी के रिसोर्सेज आ गए, जैसे लाइब्रेरी है या और कुछ है, तो ये आएगा स्कूल कॉम्प्लेक्स में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66,
At the national level, the practical solution of learning of languages at school stage is to नेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा कि जो लैंग्वेजेस होंगी स्कूल स्टेज पे वो क्या होंगी। भाई स्कूल में जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना है, वो भी नेशनल लेवल पे, ठीक है, पूरे देश के लेवल पे। हिंदी कंपलसरी फॉर ऑल, सबके लिए आप हिंदी को कंपलसरी कर दीजिए, सबके लिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दीजिए। इंग्लिश एंड हिंदी कंपलसरी फॉर सबके लिए, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी कर दीजिए आप। मेकिंग हिंदी इंग्लिश एंड वन अदर रीजनल लैंग्वेजेस कंपलसरी फॉर ऑल। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है ही, और एक जो रीजनल लैंग्वेज है जो आपके क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है हमने पढ़ा था फॉर सीटेट, तो वहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला में बताया गया है कि हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच डॉक्यूमेंट एम्फेसाइज द रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड बुक्स फॉर स्कूल लेवल लर्निंग। जो स्कूल के लेवल की यानी विद्यालय के लेवल की लर्निंग है, तो इसमें कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो लाइब्रेरी और बुक्स पे एम्फेसाइज करती है। कोठारी कमीशन, NCF 2005, NPE 1986 या NEP 2020। तो यहाँ पे NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लाइब्रेरी और बुक्स पे ज़्यादा फोकस एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Which document proposed the idea of the child as a natural learner and knowledge as the outcome of children's activity। यहाँ पे कौन सा इनमें से कौन कहता है कि द चाइल्ड एज ए नेचुरल लर्नर, जो चाइल्ड है वो प्राकृतिक शिक्षार्थी है, और जो आउटकम्स हैं, नॉलेज है वो आउटकम है बच्चे की जो भी वो एक्टिविटी करता है उसकी। तो कौन कहता है ये, NCF 2005 में ही ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 69 was actually too lengthy, so next question is question number 70. So here is question number 70। Which schedule of Indian Constitution, भारतीय संविधान का कौन सा स्केड्यूल यानी अनुसूची में कहता है कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें, विल इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज टीचर्स, जो लैंग्वेज यानी भाषा के जो शिक्षक हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करेगी इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, सभी जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें, अक्रॉस द कंट्री में। तो कौन से स्केड्यूल में कहा गया है ये, 8वीं अनुसूची में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या इनमें से करेक्ट है। सो टॉप प्रायोरिटी ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। इंटरिम प्ले होगा स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल जो है 3 मंथ्स का, ठीक है, सभी ग्रेड्स के लिए, और ये NCERT और SCERT डेवलप करेंगी। टू क्रिएट ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ए पीपल टीचर रेशो, जो पीपल टीचर रेशो है वो कंफर्म किया जाएगा, अश्योर किया जाएगा 40:1 का फॉर स्कूल लेवल, ठीक है, और 30:1 का अश्योर किया जाएगा जो लार्ज नंबर पे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उनके लिए। आंसर की में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट दे रखा है कि पीपल टीचर रेशो जो है यहाँ पे 40:1 होगा, और जो डिसएडवांटेज्ड हैं सोशली इकोनॉमिकली उनके लिए 30:1 होगा। लेकिन NEP 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आंसर दिया हुआ है 25:1 होगा, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिए। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी जो है वो रहेगी यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, है ना, FLN इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025, उसको अचीव कर लें हम, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये जो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है वहाँ से ये PDF बनाई थी, और जब आपको पढ़ाया था तब बताया भी था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो जब मैंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आप लोगों को पढ़ाया था तो यहाँ पे ये लाइन मेंशन की थी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करना होगा प्राइमरी स्कूल्स में बाय 2025 और उसके बियॉन्ड भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको ऑफिशियल फाइल दिखाती हूँ। नाउ यहाँ पर देखो ये निपुण भारत की जो फाइल है वो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, देख सकते हो आप कॉर्नर में राइट साइड, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन। अब यहाँ पे निपुण भारत की फाइल में यहाँ पे बिल्कुल कहा गया है NEP 2020 में, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली लर्निंग। पहली लाइन पढ़ो, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट आवर हाइएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड बाय 2025। तो ये स्टेटमेंट तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है कि हम, हाँ, इसमें प्राइमरी स्टेज की बात हुई है और उसके बियॉन्ड भी बात हुई है कि 2025 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रेशियोज जो है वो डिफरेंट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एज पर NEP 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए 3 ईयर स्टेज बेस्ड। कौन सी इनमें से 3 साल की स्टेज बेस्ड पैडागोजिकल और करिकुलर स्टाइल होगी प्रिपरेटरी स्टेज के साथ विद इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, जिसके साथ जो सब्जेक्ट टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट टीचर्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो पहला तो होता है फाउंडेशनल। ठीक है, फाउंडेशन में ऐसे कोई ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ होता नहीं, जो इकट्ठा जो है बेसिक्स जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद है अलोंग विद प्रिपरेटरी स्टेज, तो इसने बोले दिया, तो प्रिपरेटरी तो नहीं आएगी इसके अंदर आएगी मिडल। मिडल जो होती है 3 ईयर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मध्य जो है ये करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के समग्र विकास के लिए इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, रिलेशन विद क्लासमेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फैमिली स्कूल रिलेशनशिप वो भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल लंच टाइमिंग अब विकास के लिए जो है ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 74, इन एजुकेशनल इवेल्युएशन जो शैक्षिक मूल्यांकन है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिकॉल बेस्ड, किस तरीके के क्वेश्चन जो है रिकॉल बेस्ड होते हैं, स्मरण आधारित होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, सही बात है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो हम ऑप्शन देख के पता कर लेते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो स्मरण आधारित याद करके जब हम करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 75, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग विच pupil टीचर रेशियो इज एम्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल इन एरियाज हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर है वो आंसर की में दे रखा है 25:1। जो डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेशियो रखा गया है 25:1 इन NEP 2020। ऑलराइट, हिडन करिकुलम इज नॉट प्राइमरीली फॉर, जो हिडन करिकुलम है छिपी हुई पाठ्यचर्या है प्राथमिक रूप से इसके लिए नहीं है। क्या नहीं है, इम्प्लिसिट वैल्यू नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, सोशल अवेयरनेस नहीं है, या डेवलपिंग एथिकल सेंस जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, which provisions are there for children with disabilities under RTE 2009। RTE 2009 में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए कौन से प्रोविजन हैं, फ्री एजुकेशन है, नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर की कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं है, एफिडेविट एट द टाइम ऑफ एडमिशन के एडमिशन के टाइम पे एफिडेविट होना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर एज अप्रोप्रिएट एनरोलमेंट के आपकी आयु से उपयुक्त नामांकन के लिए विशेष प्रशिक्षण चाहिए होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, A, B एंड डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एफिडेविट जो उनसे किसी भी प्रकार का नहीं मांगा जाता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन से। क्वेश्चन नंबर 78, विच एम ऑफ एजुकेशन स्कूल फाइंड डिफ़िकल्ट टू अचीव इन कंपैरिजन टू अदर एम। कौन सा ऐसा शिक्षा का एम है जो डिफ़िकल्ट है अचीव करने के लिए बाकियों के कंपैरिजन में। स्किल्स जो है, कौशल जो है बच्चों को प्रदान करना, नॉलेज उनको प्रदान करना, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज और स्किल दोनों प्रदान करना, या डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़, जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रदान करना, कौन सा सबसे ज़्यादा इसमें है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। नैतिक मूल्य, मैंने एक बार पहले भी बताया था लेक्चर में कि जो स्कूल जो होते हैं ना, कि जितने भी एम्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इग्नोर किस चीज़ को किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मोरल वैल्यूज़ बच्चों को नहीं सिखाई जाती। टीचर आता है अपना सब्जेक्ट पढ़ा देता है, लेकिन उससे रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप कर देते हैं, लेकिन मूल्य जो है उनका विकास नहीं किया जाता। तो ये स्पेशली हाईलाइट भी किया था, मैंने बताया था लेक्चर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़ जो है करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 79, विच लर्निंग इशू हैज़ बीन स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय NPE 2020। कौन से ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है NEP 2020 ने? कंड्यूसिव लर्निंग के अनुकूल शिक्षा हो, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, समग्र और एकीकृत शिक्षा हो। बिल्कुल ये सही बात है। प्रोग्राम लर्निंग तो पहले भी था, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग, समग्र और एकीकृत शिक्षा जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, अल्टीमेटली द लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो लर्निंग प्रोसेस है अल्टीमेटली इनमें से किस पे बेस करती है, किस पे आधारित है? टीचर ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड की जो टीचर का ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो करेंगे, मतलब किस तरीके से बिहेव करते हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आनुवांशिक संरचना कैसी है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड या सिर्फ बच्चे का वातावरण, तो ना सिर्फ जेनेटिक मेकअप ना सिर्फ एनवायरनमेंट बल्कि दोनों, इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये हो गया है हमारी 3 से जो 4 LDC के पेपर्स जो हैं पेडागोजी के, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं सभी यूनिट्स के। ठीक है, अब आप अपने रिवीजन में और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है गाइज, तो ऑल द बेस्ट। और जितनी भी हमारी पेडागोजी की वीडियोज़ हैं जो हमने कंटेंट पढ़ाया है, और अपकमिंग MCQs की जो PDF है या जो MCQs हो चुके हैं, ठीक है, अब और तो क्या ही आएंगे, सबके हो चुके हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।